जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने साइबर क्राइम शाखा की समीक्षा की। साइबर अपराध पीड़ितों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन नंबर 1930 को और मजबूत बनाने के आदेश दिए। हेल्पलाइन की लाइनों की संख्या 11 से बढ़ाकर 17 करने के निर्देश। बैठक में डीजी संजय अग्रवाल, एडीजी वीके सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर, महत्वपूर्ण खबर आपको लगातार बता रहे हैं। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने साइबर क्राइम शाखा की समीक्षा की है। साइबर अपराध पीड़ितों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन नंबर 1930 को और मजबूत बनाने के आदेश दिए हैं और हेल्पलाइन की संख्या भी बढ़ाने के आदेश दिए। बैठक में डीजी संजय अग्रवाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। डीजीपी ने साइबर क्राइम शाखा की समीक्षा की है। अजमेर से खबर, एसीबी की बड़ी ट्रैप कार्रवाई। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर एसीबी अजमेर इकाई की कार्रवाई हुई है। ई मित्र संचालक हेमराज खटीक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तहसीलदार गणेश कच्छावा और अन्य के लिए 60,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। लीज पर ली गई भूमि की लीज डीड पंजीयन कराने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी पुलिस निरीक्षक कंचन भाटी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच जारी है। एसीबी की बड़ी ट्रैप कार्रवाई, लीज पर ली गई भूमि की लीज डीड पंजीयन को लेकर एसीबी पुलिस निरीक्षक कंचन भाटी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। महत्वपूर्ण कार्रवाई, मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच फिलहाल जारी है। अजमेर से खबर, आखिरकार किन किन लोगों की भूमिका थी उस पर भी अभी जांच चल रही है। ई मित्र संचालक को रंगे हाथों धर दबोचा, गिरफ्तार किया। ई मित्र संचालक की तस्वीरें आप देख लीजिए। एसीबी की कार्रवाई के शिकंजे में फंसा। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई। हेमराज खटीक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जो कि संचालक है, और ऐसे में इस कार्रवाई के तहत वह धर दबोचा गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव का असर अब भारत में गैस सप्लाई पर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में घरेलू और कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के सामने परेशानी की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है, तो वहीं घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए सर्वर भी ठप होने की खबर सामने आई है। इस स्थिति के चलते होटल, ढाबा कारोबारियों, शादी ब्याह वाले परिवारों और आम उपभोक्ताओं में चिंता का माहौल है। हालांकि सरकार का कहना है कि आम उपभोक्ताओं को गैस संकट का सामना नहीं करने दिया जाएगा और सप्लाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। तो वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि गैस नहीं मिलने से देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और लोग परेशान हैं। इस ही मुद्दे को लेकर के सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर यानी कि लाल सिंह फौजदार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा से खास बातचीत की है, सुन लीजिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के बाद खासकर गैस और पेट्रोल की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में विपक्ष ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मैनेजमेंट में फेल हो रही है। सरकार का क्या कहना है? मेरे साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा है। सुमित जी, संकट है, वैश्विक संकट है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन राजस्थान को लेकर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर की दिक्कत आ रही है, क्या कहना है? देखिए, आपने बात रखी कि पेट्रोल की भी आ रही है, कहीं समस्या नहीं आ रही। पेट्रोल सब जगह, डीजल आराम से मिल रहा है और साथ में घरेलू उपभोक्ता सिलेंडर को कहीं परेशानी नहीं आ रही। पूरे 2 दिन हो गए हमें मॉनिटरिंग करते हुए। ऑनलाइन बुकिंग चालू है और जो बुकिंग जिसका ड्यू हो गई है उसको 2 दिन में सिलेंडर मिल रहा है, जिसके बाद सिंगल सिलेंडर है, जिसका 2 सिलेंडर है उसको 3 दिन में मिल रहा है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से, सच वेदड़ के माध्यम से कहना चाहूंगा, उपभोक्ताओं को कहीं भी आप पैनिक ना हो। सभी घरेलू उपभोक्ता, उनमें कहीं परेशानी सरकार, भजनलाल शर्मा सरकार कहीं आने नहीं देगी। इन हालातों में आपने और ऐसे क्या कदम उठाए हैं ताकि दिक्कत नहीं आए, क्योंकि युद्ध लंबा भी चल सकता है?
क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए वैकल्पिक क्या इंतजाम है, और आगे दिक्कत नहीं आए तो सरकार का क्या प्लान इसको लेकर? देखिए, दो पार्ट पे, एक तो भारत सरकार के पार्ट पे, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने निर्देश दिए कि भाई जो 21 दिन में बुकिंग का टाइम गैप था उसको 25 दिन किया गया और ग्रामीण अंचल में 45 दिन किया गया। और साथ में राजस्थान सरकार के द्वारा की टीमें बनाई गई, राज्यों में टीम बनाई गई है और जिले में मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, ताकि किसी तरह की गैस एजेंसीज पर कहीं या आम बाजार में कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो और जो उपभोक्ता उसको समय पर गैस मिले, कहीं भी कोई कमी नहीं रहे। और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त कर रहा हूँ कि ना कमी रही है, ना कमी आने दी जाएगी। कालाबाजारी बड़ा विषय होता है मंत्री जी, आप भी जानते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे हालातों में कालाबाजारी सक्रिय हो जाते हैं। तमाम जो लोग इस तरह की कालाबाजारी करते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, किसी ना किसी माध्यम से इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उपभोक्ता को। तो कालाबाजारी ना हो, स्टॉक ना हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्लान है? क्या कोई इस तरह का टास्क फोर्स बनाया गया है? इस तरह कोई प्लानिंग है आपकी? कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक आयोजित की गई, उसमें जिले में बिल्कुल टीमें बनाई गई और उसमें पूरे जिलों में हमने देखा आज और कल में भी डीएसओ, ईओ, प्रत्येक गैस एजेंसीज पर जा रहे हैं और इनकमिंग आउटगोइंग कितनी गैस के सिलेंडर उसके व्यवसाय कितने गए, उन सब की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारी हेल्पलाइन भी है 112, 181, 14 435। किसी भी उपभोक्ता कोई परेशानी हो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। पर मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, राजस्थान में ना गैस की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की किसी तरह आम उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं है। कमर्शियल का जरूर कि जो जिस तरह खाड़ी में परिस्थिति है उसको देखते हुए एक बार भारत सरकार ने रोक लगाई है और हमें उम्मीद है कि आगामी 10-15 दिन में वो स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। शादियों का भी बड़ा सीजन है और खासकर जैसे मैं देख रहा था कुछ रेस्टोरेंट जो इसी पर निर्भर थे, उनको या तो वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं या उनको बंद करने की नौबत आ रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और डीजल के इस तरह के भट्टियां आई है बड़ी, और कोई ज्यादा दरों में भी नहीं है और उसकी लागत भी इसी के बराबर आती है, गैस सिलेंडर के बराबर ही चलाने में। तो बहुत से जो हमने बात करी लोग उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो हमें जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी कमर्शियल यूज करते हैं, उनको किसी एक चीज पर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक इंडक्शन आज के समय में आए, डीजल की भट्टियां हैं, तो कहीं भी नहीं आ रहे और सब हमने ज्यादातर बात करी लोग उसकी तरफ शिफ्ट भी हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार का मैनेजमेंट कहीं काम नहीं आ रहा है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं डोटासरा जी से कहूँगा वीडियो तो भेजे हमें, कोई ना कहीं बताए तो सही जहाँ पर लाइनें लगी है, बताओ तो सही। डोटासरा जी ने कहा पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। आज मैं जयपुर के अनेक पेट्रोल पंपों में गया, सब जगह पेट्रोल आराम से मिल रहा है और लाइन ही नहीं है, लोग खाली पंप पड़े हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आराम से भरा रहे हैं, कहीं नहीं। ऐसी गैस में आप बताओ तो सही कहाँ पे लाइन लगी हुई है? डोटासरा जी के दिमाग में लाइन लगी हुई है, उनके उसका इलाज हमारे पास नहीं है। कुछ डीलर्स से आपकी मीटिंग हुई है इस मामले में? कुछ डीलर्स मिसगाइड भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी स्टॉक हमारे पास नहीं है तो हम समय पे आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। जिसकी बुकिंग है, जिसकी ड्यू हो गई, उसकी 2 दिन में सिंगल सिलेंडर और तीसरे दिन में डबल सिलेंडर है, दूसरा 2 सिलेंडर उसको मिल रहा है। किसी भी उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है, आप सीधा हमारे हेल्पलाइन पर सूचित कीजिए, आपको आवश्यक रूप से कार्रवाई दिखेगी। और भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यकता वस्तु अधिनियम लागू किए गए। कोई भी गैस एजेंसीज उसकी अवहेलना करता है तो उसका सीधा लाइसेंस खारिज किया जाएगा और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप सच बेदर्द के दर्शकों को क्या आश्वस्त करते हैं कि गैस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार है, कहीं किसी तरह की परेशानी की आवश्यकता नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर भी प्री एम्प्टी स्टेप्स सरकार द्वारा उठाए गए ताकि आगे समस्या नहीं है। आम उपभोक्ता का हमेशा नरेंद्र मोदी जी सरकार ने हित में रखा है और उसी हित को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठा रही है। और विश्व में आप देखिए तो वैश्विक स्थिति जहां 35% क्रूड ऑयल के दाम पूरे विश्व में बढ़े हैं, भारत में वही पेट्रोल डीजल की रेट है। आम उपभोक्ताओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, आम उपभोक्ताओं के हितों पर कहीं भी कोई परेशानी आने न दी गई है, न आने दी जाएगी। इतने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि किसी भी तरह से घरेलू उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर से खबर। राजस्थान में गैस और पेट्रोल की किल्लत को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को गैर जिम्मेदार और हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और न ही कालाबाजारी की स्थिति है। राठौड़ के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे विपक्ष को ऐसे समय में बयानबाजी करने के बजाय सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का बयान हास्यास्पद और गैर जिम्मेदाराना पूर्वक है। ये सही है कि देश का संविधान ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी है, वहीं कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य भी है।
जिस प्रकार के सामरिक वातावरण आज पूरे विश्व में बना हुआ है, उसमें निश्चित तौर पर पूरे संसार के अंदर और विशेष तौर पर देश में भी पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के अंदर कमियां आ रही है। परंतु उसके पश्चात भी राजस्थान में इस प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई कालाबाजारी नहीं। मुख्यमंत्री जी स्तर पर बैठकें हो रही है। ऐसे समय में ऐसा बयान देना, गैस का सिलेंडर बंद हो गया, बच्चों को हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा, मैं समझता हूं इस प्रकार का पैनिक वातावरण तैयार करना किसी सभ्य और जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष जी पर, जो संवैधानिक पदों पर है, कचौरी खाने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोटा के अंदर एयरपोर्ट बने नहीं बने। मैं समझता हूं इस प्रकार के सवाल जो खुद को आम लोगों के बीच में हास्य का कारण बनाए, उनको नहीं देना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर हम सब लोगों को मिलकर, जिस प्रकार कोरोना के वैश्विक वातावरण में हम प्रतिपक्ष के लोगों ने आगे बढ़कर कहा था हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ रहे। आज जो कुछ कमियां छोटी मोटी आ रही है वो ऐसी नहीं है जिसमें इस प्रकार का पैनिक तैयार किया जाए, पैनिक वातावरण तैयार किया जाए। और आज गैस भी जरूरतमंदों को मिल रही है, सारी चीजें पूरी है। इस प्रकार के वातावरण से कालाबाजारी बढ़ती है, आपाता भी बढ़ती है। जयपुर के दूदू से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मौजमाबाद तहसील के बीचून गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 8 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले पत्नी पर तलवार से हमला किया और फिर बेटी का गला दबाकर उसकी जान ले ली। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वारदात के बाद आरोपी पूरी रात दोनों के शव के पास में बैठा रहा और सुबह खुद ही ग्रामीणों को घटना की जानकारी दे दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मोहकमपुरा थाना इलाके में बिचूल कस्बे में एक विभत्स घटना हुई है, जिसमें पति के द्वारा अपनी पत्नी को तलवार से वार करके मर्डर किया और पास में सोती हुई बच्ची उसका स्ट्रेंगुलेशन, गला दबा के और उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी जो है सुरजीत, उसको पुलिस ने राउंड अप कर लिया, इंट्रोगेशन कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को शिफ्ट करवा दिया गया है और मृतका के जो भाई है उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए हमें तहरीर दी है। मेडिकल सिरोही के आबू रोड तलेटी क्षेत्र में मुखरी माता मंदिर परिसर के पास में खाई में झाड़ियों में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गर्मी की दस्तक के साथ ही क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी है। तस्वीरें देख लीजिए। आग की सूचना मिलते ही नगर पालिका की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी संस्थान की दमकल भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई। खाई क्षेत्र होने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठे हुए हैं। बांसवाड़ा रतलाम रोड स्थित टोल नाके के पास में गुरुवार को जंगल में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी हुई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार किया और जंगल का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आया। तस्वीरें देख लीजिए। करीब 1 घंटे तक आग लगातार सुलगती रही और तेज लपटों के साथ ही जंगल में फैलती भी चली गई। वहां के लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे और लापरवाही बरती गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन जंगल के अंदर तक रास्ता नहीं होने के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग से आसपास का इलाका धुएं से भर गया और वन्य जीवों पर खतरा मंडराने लगा। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से जंगल में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। और बांसवाड़ा रतलाम रोड पर यह जंगल है जहां पर आग लगी। पाली में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का शुभारंभ हुआ है। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रामलीला मैदान में 12 से 15 मार्च तक आयोजित इस 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री जोराराम
कुमावत ने फीता काटकर किया। मेले में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के जरिए आमजन को निःशुल्क परामर्श, उपचार और औषधियां उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पाली में आरोग्य मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। ये आरोग्य मेला है, इसमें निश्चित रूप से सभी जो आयुर्वेद से जुड़े हुए विभाग इसमें शामिल है और ये 4 दिन तक मेला चलेगा और 4 दिन तक यहाँ पर जो आने वाले पेशेंट है, मरीज है, उनका इलाज आयुर्वेद पद्धति से होगा, यूनानी पद्धति से होगा, फिजियोथेरेपी से भी होगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे पाली की जनता और आसपास से पधारे हुए लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। वैसे आयुर्वेद आज के जमाने में बहुत ही उपयोगी है। भाई एलोपैथी इलाज जैसे मनुष्य के जीवन में जरूरी है, क्योंकि इस भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्य को जल्दी ठीक होना है और जल्दी ठीक होने के लिए एलोपैथी इलाज लेना जरूरी होता है, लेकिन वो बीमारी को काटता नहीं है, बीमारी खत्म नहीं करता। एलोपैथी है ना, इलाज तो ठीक कर देता है मरीज की तो बीमारी, एक बीमारी को। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच गैस सप्लाई को लेकर फैली आशंकाओं पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आमजन को घबराने या फिर अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक 9 मार्च से व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगाई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की सप्लाई नियमित रूप से जारी है। साथ ही कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए संयुक्त निगरानी समितियां गठित की है। एलपीजी की सप्लाई के बारे में हम टोंक वासियों को एक अपडेट देना चाह रहे थे कि डोमेस्टिक एलपीजी सफिशेंट मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करें, परेशान नहीं हों, डर नहीं रखें मन में किसी तरह का कि गैस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अभी जो हमारी गैस की सप्लाई है, अभी हमने रिव्यू किया तो तीनों जो गैस एजेंसी है उसमें मैक्सिमम 2 डेज 1.6 डेज का एवरेज है, वैसे मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा कोई भी नहीं लगा रहा है। तो जैसे ही बुकिंग हो रही है विदिन 2 डेज सभी को सप्लाई की जा रही है। अभी हमने जब सप्लाई रिव्यू की तो पहले से लगभग दुगुनी बुकिंग होने लग गई है, तो वो ये जाहिर करता है कि लोगों के मन में अविश्वास है या डर है। तो इसी बात को हमने क्लियर करने के लिए आप लोगों से आग्रह किया कि किसी तरह का मन में पैनिक नहीं रखें, डोमेस्टिक सप्लाई पूरी तरह से जारी है। एलपीजी की सप्लाई के बारे में हम करौली के हिंडौन सिटी के सुरौठ थाना इलाके में दलित युवक रामवीर जाटव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों विकास भोजा उर्फ भोजराज और नीरज मीना को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों पर जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की तरफ से 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि सुरौठ, बालघाट थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने लगातार 2 दिनों तक रैकी कर सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में करीब 30 किलोमीटर पैदल चलकर दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें 4 मार्च को रामवीर जाटव के साथ में बेरहमी से मारपीट हुई थी, जिनकी 6 मार्च को जयपुर में इलाज के दौरान मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना सुरौठ के गांव भुकरावली में गत दिनों एक रामवीर जाटव हत्याकांड का प्रकरण दर्ज हुआ था। इसमें काफ़ी कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुई थी। इसी के मद्देनज़र उसमें सभी अपराधियों के विरुद्ध एसपी साहब द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इससे पूर्व में एक व्यक्ति को पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में एसपी साहब के निर्देशन और आईजी साहब का जो अभियान चला रहा है शिकंजा, उसके तहत थाना सुरौठ, थाना बालघाट और डीएसटी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम विकास, भोजराज और नीरज है। इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि टीम द्वारा 2 दिन तक रेकी की गई और 30 किलोमीटर पैदल चलकर
मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी कहना है कि अन्य मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया और प्रयास जारी है। जयपुर में नेत्र रोग विशेषज्ञों का 84वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। उद्घाटन सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, नेत्र रोग विशेषज्ञ समाज को रोशनी देने का काम करते हैं और जिनके जीवन में अंधेरा होता है उन्हें नई दृष्टि भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, ये कॉन्फ्रेंस युवा डॉक्टर के लिए सीखने का बड़ा मौका है, जहां पर देश विदेश से आए विशेषज्ञ अनुभव साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने सरपंच काल का जिक्र करते हुए बताया, साल 2000 में उन्होंने एक आई कैंप भी लगवाया था जिसमें 400 लोगों को लाभ मिला था। उन्होंने कहा, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी स्कूल में बच्चों की आंखों की जांच कर उन्हें मुफ्त चश्मे भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एवं डिजिटल आई केयर के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। मित्रों, हमारी सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरों तक सीमित नहीं रहें बल्कि गांवों की गली तक भी पहुंचे। इसके लिए हमने कई काम किए हैं जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में MBBS की 1700 सीटें, PG की 469 सीटें तथा सुपर स्पेशलिटी की 54 सीटें बढ़ाई गई हैं। केंद्र प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण में 15 नवीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा में नई ऊंचाई छू रहा है। RUHS का उन्नयन, एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है। ये राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। PM भीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना के अंतर्गत 815 करोड़ रुपए की लागत से 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिनमें 2 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे भी जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में और आगे काम होना है। साथियों, आप सभी के हाथों में वो शक्ति है जो किसी अंधेरे जीवन में रोशनी भर दे। यह ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यक्ति का आंख का ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके मन में शंका आशंका निश्चित रूप से रहती है। और वो ये रहती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, ये जितना काम कर रही है आगे काम करेगी या नहीं करेगी। और वो आपको एक परमात्मा के रूप में देखता है और वो जाता है जब इस बात को कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंख आपने बहुत अच्छी की है, मेरी रोशनी बहुत अच्छी आई है। और जब भी वो कोई भी ऐसा काम करता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, उसके जीवन में कोई दूसरा आदमी आता है तो वो आपका नाम जरूर स्मरण करता है कि मैंने फलां डॉक्टर साहब पर मेरी आंख बनवाई थी, उसका उपचार अच्छा किया था। इसलिए आप उसके जीवन में हमेशा और हर पल रहते हैं। और ये मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि वो जो दुआएं देता है ना, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा विश्वास भी पैदा करता है। जयपुर के चाकसू में गुरुवार को रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के अचानक हड़कंप जैसे हालात बन गया। नीलकंठ हनुमान मंदिर के पास जैसे ही गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी पहुंची, देखते ही देखते लोगों की लंबी कतारें लग गई। सिलेंडर लेने के लिए युवा, महिलाएं और बुजुर्ग करीब 2 से 3 घंटे तक धूप में अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। वहां के लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के बावजूद 3 दिन बाद भी घर तक डिलीवरी नहीं हो रही है, जिसके कारण उन्हें खुद मौके पर पहुंचकर सिलेंडर लेना पड़ रहा है। भीड़ बढ़ने से कुछ समय के लिए अव्यवस्था का माहौल भी बना। हालांकि गैस एजेंसी कर्मियों का कहना है सप्लाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों के कारण अचानक मांग बढ़ने से ऐसे हालात बने। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिली है, जिससे चाकसू में अफरा तफरी का माहौल हुआ और सिलेंडर लेने के लिए लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा। और जिस तरह से मौसम बदला है, मौसम ने करवट ली, तो ऐसे में धूप में लोग लंबी कतारों में लगते हुए दिखाई दिए।
सिरोही के पिंडवाड़ा की बात करेंगे। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद में भीषण आग लगी। हादसे में एक ट्रक चालक जिंदा जला, दूसरे ट्रक का चालक कैबिन में फंसे होने की सूचना है। वहां के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के भावरे उप तहसील के पास यह हादसा हुआ। 2 ट्रकों की टक्कर हुई जिससे ट्रक में आग लग गई। एक चालक जिंदा जला और दूसरे ट्रक का चालक कैबिन में फंसे होने की सूचना है, जिसे बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। बहुत ही दुखद ये हादसा, अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही आग लग जाती है वहां के लोग जो है वो इंसानियत का परिचय देते हुए आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस का महकमा भी वहां पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख लीजिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें, हाहाकार मचा देने वाली तस्वीरें। ट्रक पूरी तरह से आग के हवाले हो चुका है, आग के आगोश में, और यहाँ पर लोगों की भीड़। लेकिन लोग यहाँ पर इंसानियत का परिचय देते हुए जो ट्रक की कैबिन में फंसा हुआ चालक है उसे बाहर निकालने की कोशिशें कर रहे हैं और आग की लपटें जो यहाँ पर देखने को मिल रही है उसे बुझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस का पूरा महकमा, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और संवाददाता यूसुफ हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यूसुफ, एक बार तो अपडेट जानना चाहेंगे, मौके पर अभी क्या कुछ हालात है? क्या आग बुझाने की कोशिशें पूरी हो चुकी है और जो चालक कैबिन में फंसा हुआ है क्या उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, ये पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के भावरी उप तहसील के पास हादसा हुआ है, जहां 2 ट्रकों के अंदर भीषण टक्कर हो गई। उसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई, जिसके बाद एक ट्रक चालक जिंदा जल गया है, दूसरा ट्रक चालक अंदर फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसको कैबिन से बाहर निकालकर उसको स्वरूपगंज अस्पताल पहुंचाया गया है। जी नुपुर। बिल्कुल यूसुफ, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि 1 घंटा आग लगा है। 1 घंटा बीतने के बाद भी अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं मौके पर पहुंची है। ये बड़ी प्रशासन की लापरवाही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डरा देने वाली ये तस्वीरें। बढ़ते हैं आगे, नागौर के मेड़ता सिटी में संपूर्ण भारतीय सरगजा समाज महासभा पंचायत धाम के तत्वाधान में गुरुवार को भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 22 जोड़े अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक अर्जुन लाल गर्ग सहित समाज के कई पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, सामूहिक विवाह सम्मेलन दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की परंपरा है और समाज में इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और अब अजमेर के किशनगढ़ की बात करेंगे। घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की। सलेमाबाद खतौली रोड पर घात लगाकर हमला किया। रलावता निवासी कैलाश गुर्जर को लगी गोली, अस्पताल में एडमिट है। गोली पैर में लगने से युवक घायल हुआ। घायल युवक को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एडमिट करवाया। घटना से इलाके में दहशत फैली हुई है। सूचना पर गांधीनगर और उपनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली थाना पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो अस्पताल में भर्ती हुआ है घायल, जहां पर उपचार जारी है। बदमाशों ने फायरिंग की है। घर लौट रहे युवक पर अजमेर के किशनगढ़ की खबर। मैं आज इतला मिली कि ये किशनगढ़ में पड़ता है रलावता, यहाँ का एक कैलाश गुर्जर है जो कि अपने काम से कहीं गया था अपने पितारी की तरफ, तो वहाँ सलीमाबाद रोड पर इसने इसके गोली की मार दी। इसने मारी कौन लोग थे? अब ये तो भी तफ्तीश में अनुसंधान सामने आएगा। अभी जांच जारी, में मौके पर है और इसका इलाज करवा रहे हैं। क्या करता है कैलाश? ये कोई खेतीबाड़ी काम करता है, मशीनों का खेतीबाड़ी का काम करता है। मतलब इसको भी पता नहीं है कि किसने मारी? इसको पता नहीं। पाली के सुमेरपुर में हुए चर्चित पंकिल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 18 महीनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सोनू उर्फ सवाई सिंह को पुलिस ने रेवदर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर 2024 को सुमेरपुर में फायरिंग कर पंकिल की गोली मार करके हत्या की गई थी। वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ में मौके से फरार हुआ था। इस मामले में पुलिस पहले ही सुरेंद्र सिंह और
कुणाल पाल मीणा सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भरतपुर में डेहरा मोड़ के पास में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि कार जयपुर से भरतपुर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक तेज आवाज के साथ में वाहन नियंत्रण से बाहर हुआ और डिवाइडर पार कर रॉन्ग साइड पहुंच गया। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी हुई। हालांकि गनीमत रही कि कार दूसरी तरफ किसी अन्य वाहन से नहीं टकराई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टला। कार में 2 से 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और उसकी पहचान रूपवास के उंडेल जाट के रहने वाले के रूप में बताई जा रही है। भरतपुर के रूपवास में पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। गुरुवार को आयोजित इस जन सुनवाई में क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिनमें कुल 21 परिवार दर्ज किए गए। इन परिवारों में बिजली, पानी, सड़क, जलभराव और अतिक्रमण से जुड़ी समस्या प्रमुख रूप से सामने आई। संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने भी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल, तहसीलदार अमित शर्मा, विकास अधिकारी काजल शर्मा, अधिशासी अधिकारी योगेश पिप्पल, बीसीएमओ लखन चौधरी और चंबल परियोजना के सहायक अभियंता अनीता मीणा सहित विभिन्न विभागों के मेंबर्स मौजूद रहे। अभी मीटिंग है या जन सुनवाई है, उसके तहत मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो अभी तक करीबन 20-21 जन सुनवाई के परिवार प्राप्त हुए हैं। मुख्यतः इसके अंदर एक तो यह है कि बिजली की थोड़ी सी समस्या है, सड़कों की समस्या है, कहीं कहीं पानी भराव की समस्या है। तो ईओ और जो संबंधित अधिकारी हैं उन सबसे वार्ता कर ली गई है। उनको वर्बली उनसे डिस्कशन भी सारे एप्लीकेशंस पे हो चुका है। एक आध अतिक्रमण का मैटर है। कोशिश यही करेंगे कि अगली जो हमारी मध्य प्रदेश के डिंडौरी के शाहपुरा नगर में हुए बहुचर्चित महिला मौत मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। 26 फरवरी को एक मकान में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद में पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान घर में मौजूद 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले देवेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया और बाद में मुख्य आरोपी हरिओम चौधरी को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद में आरोपी को शाहपुरा थाने से पैदल मार्च कराते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो मध्य प्रदेश के शाहपुरा का मामला है। हरिओम चौधरी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीरें आप देख लीजिए। आरोपी को पैदल मार्च कराते हुए कोर्ट में पेश किया गया और शाहपुरा हत्याकांड का पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा किया। नाबालिग से दरिंदगी का मामला यहां पर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी का ये पूरा मामला है। मुख्य आरोपी आप पुलिस के चंगुल में है, खाकी के चंगुल में है। तो शाहपुरा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 26/2/26 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी जो बहन है राधाबाई जारिया हरिओम चौधरी के घर में चौधरी मोहल्ला शाहपुरा में उसकी दास्ता पत्नी बनकर रह रही थी, जिसमें प्रथम दृष्टया घटना स्थल देखने पर हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कि जो आरोपी है छोटू उर्फ देवेंद्र चौधरी ने मारपीट कर जान से मारने की नियत से मारपीट करी थी और उसने गला दबाकर हत्या की है, जिस पर दोनों आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला और अन्य धाराओं के साथ पंजीबद्ध किया गया था। उसी दौरान एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी हरिओम चौधरी द्वारा भी दुष्कर्म करने का मामला आया था, जिस पर पृथक से एक पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार का मामला पंजीबद्ध किया गया था। दोनों आरोपी घटना दिनांक के बाद से लगातार फरार चल रहे थे, जिसके लिए प्रत्येक संभावित स्थानों पर अलग अलग टीम बनाकर दबिश दी जाए। और अब मध्य प्रदेश के देवास की बात करेंगे। जनगणना 2027 के सफल संचालन और पर्यवेक्षण के लिए शहरी क्षेत्र में नियुक्त 4 अधिकारियों और सहयोगियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण गुरुवार को केपी कॉलेज देवास में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनगणना कार्य संभाग प्रभारी राजेश मौर्य और जिला प्रभारी सुश्री सोनिका गर्ग ने अधिकारियों को आगामी जनगणना के विभिन्न चरणों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में मकान सूचीकरण, मकानों की गणना और MMS पोर्टल पर
हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी दिया गया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण का मकान सूचीकरण कार्य 1 से 30 मई 2026 तक चलेगा और ये प्रशिक्षण की तस्वीरें आप देख लीजिए खातेगांव की है, जहां पर गणना की प्रक्रिया पूरी तरह से समझाई जाती है। जनगणना 2027 को लेकर के हर पहलू से चर्चा की जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। मकान सूचीकरण और गणना की प्रक्रिया यहां पर इस सेशन के दौरान समझाई गई। अधिकारियों का प्रशिक्षण है ये, तस्वीरें आप देख लीजिए। तमाम अधिकारी इस प्रशिक्षण में बैठे हुए दिखाई देते हैं, समझते हुए दिखाई देते हैं, एक एक प्रक्रिया को समझते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें खातेगांव की है। केपी कॉलेज में ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। जयपुर से खबर, शहर के प्रमुख जंक्शनों के सुधार का निर्णय। जेडीए के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जंक्शनों के वैज्ञानिक पुनर्विकास और सुदृढ़ीकरण की योजना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और यातायात सुगम बनाने पर जोर दिया गया। सेंट्रल स्पाइन, पानी पेच, चिंकारा जल भवन और चांदपोल सड़कें शामिल। गोनर रोड, महल रोड, वाटिका रोड और अंबाबाड़ी जंक्शन का भी सुधार किया जाएगा। तो जंक्शन के वैज्ञानिक पुनर्विकास और सुदृढ़ीकरण की योजना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और यातायात सुगम बनाने पर जोर दिया गया। और आप छत्तीसगढ़ के देवास की बात करेंगे। जनगणना 2027 के सफल संचालन और पर्यवेक्षण के लिए शहरी क्षेत्र में नियुक्त 4 अधिकारियों और सहयोगियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण गुरुवार को केपी कॉलेज देवास में आयोजित किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रशिक्षण में जनगणना कार्य संभाग प्रभारी राजेश मौर्य और जिला प्रभारी सुश्री सोनिका गर्ग ने अधिकारियों को आगामी जनगणना के विभिन्न चरणों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में मकान सूचीकरण, मकानों की गणना और एमएमएस पोर्टल पर हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी दिया गया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण का मकान सूचीकरण कार्य 1 से 30 मई 2026 तक चलेगा। तो छत्तीसगढ़ के देवास की तस्वीरें आप देख लीजिए, प्रशिक्षण की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तमाम अधिकारी इस प्रशिक्षण को समझते हुए दिखाई देते हैं, गंभीरता के साथ में गणना की पूरी तरह से प्रक्रिया समझते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ के देवास की। मकान सूचीकरण की प्रक्रिया भी समझी और गणना की भी प्रक्रिया इन तमाम अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समझी है। केपी कॉलेज में यह द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत हर पहलू से जानकारी यहां पर दी जाती है। गणना की हर प्रक्रिया को यहां पर बारीकी से समझाया जाता है। बढ़ते आगे, राजस्थान में गैस सप्लाई को लेकर के सियासत तेज हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एलपीजी संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया, प्रदेश में गैस की कमी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, घरेलू गैस सिलेंडर लगातार महंगे हुए और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे होटल, कारोबार, उद्योग और कोचिंग शहरों में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से गैस उपलब्धता को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। जूली ने चेतावनी दी, अगर जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करेगी। मुख्यमंत्री जी, 11 दिन बाद में आप कल जगे हो और कल जगने के बाद में आपने केवल ये कह दिया कि कोई कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा तो उसकी कंपनी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको चाहिए ये था कि डबल इंजन की सरकार है, आप ये संदेश मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को ये देते कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ और एप्स्टीन फाइल के
जो आरोपी हैं एप्स्टीन के मित्र पुरी जी, उनसे बात करूंगा और मैं आपको गैस की आपूर्ति राजस्थान में कैसे सुनिश्चित हो उसकी बात करूंगा। वो बात एक शब्द भी नहीं बोला। यानी डबल इंजन की सरकार केवल भाषण देने और भ्रमित करने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री जी जैसे कोरोना काल में 15 दिन तक ट्विटर से गायब हुए थे, वैसे इस मुद्दे के ऊपर भी सदन से गायब हैं, संसद से गायब हैं, और एक बात भी ये लोग बात कह नहीं रहे हैं। मैं आप सबको इससे भी और ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि आज हमारा चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्टल जो चला रहे हैं वो लोग बाग हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, सीमेंट की बात हो, स्टील की बात हो, ग्लास की फैक्ट्रियों की बात हो, सेरेमिक टाइल की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, सब में 30% की कमी आ चुकी है। 30% की उत्पादन की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ गई, इसलिए गैस के दाम बढ़े। जब मैंने कहा कि जब उज्ज्वला का सिलेंडर हम लोगों ने 500 रुपये में दिया था, उस समय देश के अंदर सिलेंडर की कीमत 850 रुपये थी। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट घटे तो कीमत 600 रुपये हो गई थी। तब भी आप लोगों ने वो 250 रुपये का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। और इसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल पे भी जो कच्चे तेल का जो रेट था प्रति बैरल, वो भी बहुत कम हो गया था, लेकिन इन लोगों ने उसका लाभ भी नहीं दिया। स्पेशल सेस लगा के भारत सरकार ने वो सारा पैसा अपने खाते में डाला, राज्यों को भी नहीं दिया। आज जो स्थिति बनी है, पूरे प्रदेश में और देश में कोहराम मचा हुआ है। मैं निवेदन करता हूं इस सरकार से, मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करें आप कि आपकी कार्य योजना क्या है, कितने आपके पास सिलेंडर है, कितनी डिमांड है। जो आप कह रहे हो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो आप बताइए। आपने सबसे पहले पैनिक किया, आपने 60 रुपये घरेलू सिलेंडर पे बढ़ा दिए, और उसके बाद जो है कमर्शियल सिलेंडर पे आपने पैसा बढ़ा दिया, और कमर्शियल सिलेंडर की आपने सप्लाई रोक दी। तो पैनिक तो आपने किया ना। और कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, कई इंडस्ट्री हैं, चाहे वो कपड़ा इंडस्ट्री हो, मेडिकल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आप। जयपुर के बिंदायका की बात करेंगे। भांकरोटा पुलिस के अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। महाराजपुरा में भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़े जाने की सूचना। पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। तो जयपुर के बिंदायका की बात कर रहे हैं, जहां पर महाराजपुरा में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ मिले हैं। पुलिस की कार्रवाई अभी चल रही है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस का पूरा जाब्ता तैनात है। जयपुर के बिंदायका की बात कर रहे हैं, जहां पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भांकरोटा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल अभी भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अभी भी कार्रवाई में डटी हुई है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पहले भी पुलिस की कार्रवाई का डंडा चलता हुआ दिखाई दिया, और अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है।